नमस्कार। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शब्द शक्तियाँ। शब्द शक्तियाँ क्या होती हैं, उनके कौन कौन से भेद हैं, ये सभी करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रत्येक कारण कार्य रूप में परिणत होने से पूर्व एक विशिष्ट प्रक्रिया का सहारा लेता है। शब्द को यदि कारण और शब्दार्थ बोध को कार्य कहा जाए तो शब्द से शब्दार्थ बोध तक पहुँचने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया, शक्ति, व्यापार या प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। यानी जैसे कमल शब्द है, जैसे ही हम कमल शब्द सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार का फूल का चित्र सामने उभर कर आ जाता है और हम समझ जाते हैं उसका अर्थ। कमल यह एक शब्द है, न कि फूल। और इसका अर्थ, जब हम इसका अर्थ ग्रहण करते हैं, जिस शक्ति के द्वारा हमें इसके अर्थ का बोध होता है, जिसके द्वारा हमें हमारे मस्तिष्क में वही फूल आता है जो कमल का है, कोई और अन्य फूल नहीं आता, उसे कहते हैं शब्द शक्ति। जिस शक्ति के द्वारा हमें उसके अर्थों का ज्ञान होता हो। यानी कि शब्द कारण है और उसका कार्य क्या है, उसके अर्थ का बोध कराना, ज्ञान कराना। शब्द से उसके अर्थ तक पहुंचने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। उस प्रक्रिया को उसे व्यापार कह सकते हैं, प्रक्रिया कह सकते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। इस प्रकार शब्द से शब्द के अर्थ तक पहुंचने में जिस विशिष्ट प्रक्रिया या जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात आसान शब्दों में शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कि जिस शक्ति के द्वारा हमें शब्दों के अर्थों का ज्ञान होता हो उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द के भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार का होता है: वाचक, लक्षक और व्यंजक। इन्हीं 3 प्रकार के शब्दों से अर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं: वाचक से वाच्यार्थ, लक्षक से लक्ष्यार्थ और व्यंजक से व्यंग्यार्थ। जो शब्द साक्षात सांकेतिक अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। यानी कि जो शब्द सीधे सीधे अर्थ को, मुख्य अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से वाचक शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ि, यौगिक और योग रूढ़। जिन शब्दों की उत्पत्ति नहीं होती, जो मूल शब्द हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घट, पट, पुस्तक, पढ़, लिख, वस्त्र इत्यादि। और जिन शब्दों का निर्माण सार्थक अवयवों के योग से होता हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कार्यालय, कार्य प्लस आल्य, कार्य और आल्य 2 अवयवों के योग से यह शब्द बना है। सुधाकर, पुस्तकालय, शौचालय आदि। तीसरे हैं योग रूढ़। वो होते हैं जो अन्य अवयवों के योग से तो बनते हैं लेकिन वो अनेक में से किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गया हो, जो पक गया हो, उस अर्थ के लिए रूढ़ हो गया हो, उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे वारिज, गिरधारी, हिमालय या पंकज। पंक होता है कीचड़, जो उत्पन्न होने वाला, जो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला है। पंकज कमल के फूल को कहते हैं, लेकिन कीचड़ में केवल कमल का फूल ही नहीं, बहुत से प्रकार के पौधे हैं जो कीचड़ में उत्पन्न होते हैं, लेकिन यह शब्द केवल कमल के फूल के लिए पक गया है, रूढ़ हो गया है। इसीलिए यह यौगिक शब्दों के योग से बना है, लेकिन रूढ़ है, रूढ़ हो गया है, इसलिए इसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे गिरधारी, गिरि पर्वत को धारण करने वाला, 2 अवयवों के योग से बना है, यौगिक है और रूढ़ हो गया है किसी एक विशेष अर्थ के लिए। गिरिधारी कोई भी हो सकता है जिसने पर्वत को धारण किया हो, लेकिन यहाँ पे यह श्री कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया है, श्री कृष्ण के लिए ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह योग रूढ़ है। हिमालय, हिम का घर, बर्फ का घर, जहाँ पे जिस पर्वत पर बर्फ पड़ी हुई हो। संसार में बहुत से पर्वत हैं जिनके ऊपर बर्फ पड़ती है, लेकिन उन सभी में से यह केवल हिमालय पर्वत के लिए रूढ़ हो गया है जो भारत में है। इस तरह से वो शब्द जो सार्थक अवयवों के योग से तो बनते हैं, लेकिन अनेक अर्थों में से किसी विशेष के लिए रूढ़ हो जाते हैं, पक जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। शब्द हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: वाचक, लक्षक, व्यंजक।
उन्हीं से उत्पन्न अर्थ भी 3 प्रकार के हैं। वाचक से वाच्यार्थ, लक्षक से लक्ष्यार्थ, व्यंजक से व्यंग्यार्थ। वाच्यार्थ को अभिधेय अर्थ भी कहते हैं या मुख्यार्थ कहते हैं, जो मुख्य अर्थ को प्रकट करे। और जिस शब्द शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ को प्रकट किया जाता है या वाच्यार्थ को प्रकट किया जाता है उसे कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति। जिस शब्द शक्ति के द्वारा लक्षार्थ अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जिस शब्द शक्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ का बोध होता हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। आइए देख लेते हैं अभिधा शब्द शक्ति। शब्द को सुनकर या पढ़कर श्रोता या पाठक को उसका जो लोक प्रसिद्ध प्रचलित अर्थ तत्क्षण ज्ञात होता है, मतलब उसी समय उसी क्षण जो अर्थ समझ में आता है, इस अभिधेय अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कही जाती है। यानी कि जिस शब्द शक्ति के द्वारा हमें शब्द के मुख्य अर्थ का ज्ञान होता हो या वाच्यार्थ का ज्ञान होता हो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा के द्वारा ज्ञात अर्थ कोशगत अर्थ होता है। जैसे हमें फल खाने चाहिए, यहाँ फल का सामान्य अर्थ ग्रहण किया गया है, अतः यह अभिधा शब्द शक्ति है। जो सामान्य जो लोक प्रचलित अर्थ हो वही अर्थ यहाँ पे लिया जाता है। जैसे कहेंगे सूर्यास्त हो गया, उसका यहाँ पे सीधा अर्थ लिया गया है कि सूर्य अस्त हो गया है। दूसरी शब्द शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति। मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर मुख्यार्थ से ही संबंधित जो अन्य अर्थ रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया जाता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। तो रूढ़ि अभी हम पढ़ के आए हैं, जो शब्द रूढ़ हो गया हो, पक गया हो, जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं वो सभी रूढ़ी हैं। प्रयोजन होता है उद्देश्य, किसी विशेष उद्देश्य के कारण जो अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। यानी कि यहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति विराम ले लेती है क्योंकि मुख्य अर्थ में बाधा आ जाती है। इसकी यह विशेषता है लक्षणा की कि इसके मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होगी और रूढ़ि या प्रयोजना के आधार पर किसी अन्य अर्थ का बोध होता है, और जो अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। और लक्ष्यार्थ का ज्ञान कराने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे एक प्रसिद्ध उदाहरण है, मोहन गधा है। मोहन गधा है इसलिए इसका हम सीधा सीधा मुख्यार्थ नहीं ले सकते। मुख्यार्थ में यहाँ पर बाधा आ जाती है क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई लड़का गधा नहीं हो सकता, तो इसलिए इसी से संबंधित इसका एक अन्य अर्थ लेंगे। गधा जड़ बुद्धि के लिए, मंद बुद्धि के लिए, मूर्खता के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए उसका संकेतित अर्थ है इसलिए उसका लक्ष्यार्थ अर्थ है कि मोहन गधे के समान मूर्ख व्यक्ति है, और इसीलिए उसकी अधिकता को, उसकी मूर्खता की अधिकता को प्रकट करने के लिए यहाँ पे उसे गधा कहा गया है, इसीलिए यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है। इस वाक्य में गधा शब्द का लक्ष्यार्थ है मूर्ख। मोहन की मूर्खता को प्रकट करने के उद्देश्य प्रयोजन के लिए यहाँ पे गधा शब्द प्रयोग किया गया है। अभिधा शब्द शक्ति जो होती है वो अपने मुख्य अर्थ का ज्ञान उसी समय करवा देती है, लेकिन लक्षणा शब्द शक्ति अपने लक्ष्यार्थ का बोध उसी समय नहीं करा पाती। लक्षणा के लिए 3 बातों का होना बहुत ज़रूरी होता है। पहले, मुख्यार्थ में बाधा होनी चाहिए। दूसरा, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में संबंध होना चाहिए। लक्ष्यार्थ है वो मुख्यार्थ से ही संबंधित होना चाहिए। तीसरा, रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाना चाहिए। आइए देखते हैं लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। वैसे तो लक्षणा शब्द शक्ति के बहुत सारे भेद हैं, काव्य शास्त्रियों ने अनेक भेद बताए हैं, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से इसके 4 भेद हैं। पहला है रूढ़ा लक्षणा, दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा, तीसरा उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा, जहाँ मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ि के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। रूढ़ि क्या है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जिन शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, जो शब्द बिना किसी अन्य अवयवों के योग से होते हैं। जैसे पंजाब वीर है, यहाँ पे इसका अर्थ है पंजाब में बसने वाले लोग या पंजाब के निवासी, पंजाब के लोग। यह अर्थ रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया गया है, अतः यहाँ पर रूढ़ा लक्षणा है।
जो सभी लोकोक्तियाँ और मुहावरे हैं वो सभी इसके अन्य उदाहरण हैं। जैसे दांत खट्टे करना, इसका सीधा अर्थ है किसी के दांतों में खटाई लगाना या खट्टे करना, लेकिन यह परंपरा से चली आ रही रूढ़ि के कारण वहाँ पे उसका अर्थ लिया जाता है किसी को परास्त करना या हराना। अन्य उदाहरण जैसे 9 2 11 होना, इसकी जगह पर यदि कोई कहे वह 10 20 11 होना या 2 9 11 होना, तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि यह कोई रूढ़ि नहीं है। किसी को भगाने की रूढ़ि जो सभी अन्य अर्थों में से किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गई हो, पक गई हो, उसे रूढ़ि कहा जाता है। जैसे 9 2 11 होना, वह भाग जाने के लिए पक गई है, रूढ़ हो गई है, इसीलिए रूढ़ि के द्वारा उसका अर्थ लिया जाता है कि भाग जाना। तो यहाँ पे रूढ़ा लक्षणा होती है। दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा। मुख्यार्थ में बाधा होने पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए जब लक्ष्यार्थ का बोध किया जाता है। प्रयोजन उद्देश्य यानी कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए लक्ष्यार्थ का बोध किया जाता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे मोहन गधा है, इस वाक्य में गधा का लक्ष्यार्थ मूर्ख लिया गया है। किसी विशेष उद्देश्य के लिए लिया गया अर्थ, जैसे मोहन गधा है, इसका मोहन की मूर्खता को बताने के उद्देश्य से इसका गधे का अर्थ यहाँ पे मूर्ख लिया गया है, तो यहाँ पे प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है। तीसरी है उपादान लक्षणा, जहाँ मुख्यार्थ बना रहता है तथा लक्ष्यार्थ का बोध मुख्यार्थ के साथ ही होता है। यहाँ पे मुख्य अर्थ है जो शब्द का, वो भी बना रहता है और उसका बोध लक्ष्यार्थ, अन्य लक्ष्यार्थ के साथ ही मुख्यार्थ का बोध होता है, वहाँ पे उपादान लक्षणा होती है। जैसे उदाहरण है लाल पगड़ी आ रही है। यहाँ पर यदि हम मुख्यार्थ लेंगे कि लाल पगड़ी आ रही है, तो लाल पगड़ी कोई मनुष्य नहीं है जो आ रही है, बल्कि उसका अर्थ है कि लाल पगड़ी पहने हुए कोई आदमी आ रहे हैं, और साथ में अर्थात यहाँ पे लाल पगड़ी पहने हुए आदमी है, लेकिन साथ में उनके लाल पगड़ी भी है, मुख्य अर्थ भी उनके साथ में ही है। जब हमने प्रयोजनवती लक्षणा में कहा था कि मोहन गधा है, तो वहाँ पे उसका अर्थ लिया गया था, लक्ष्यार्थ लिया गया था कि मोहन मूर्ख है। वहाँ पे जो गधा शब्द है उसके लिए बिल्कुल कट गया था, उसका जो मुख्य अर्थ है उसका वो नहीं लिया गया था, लेकिन यहाँ पे इसके साथ मुख्यार्थ भी रहेगा। यहाँ मुख्यार्थ लाल पगड़ी के साथ साथ लक्ष्यार्थ सिपाही का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे उपादान लक्षणा है। चौथा है लक्षण लक्षणा, जहाँ मुख्यार्थ यानी कि वाच्यार्थ का पूर्णतः परित्याग और लक्ष्यार्थ का बोध हो, वहाँ पर लक्षण लक्षणा होती है। जो मुख्य अर्थ है, वाच्यार्थ है, उसका पूर्णतः परित्याग हो जाता है, वो बिल्कुल लुप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण है पेट में चूहे कूद रहे हैं। यहाँ पे इस वाक्य में इसका लक्ष्यार्थ है कि जोर की भूख लगी है। यहाँ पे जब हम इसका अर्थ लेंगे कि जोर की भूख लगी है, तो ये इस वाक्य का बिल्कुल संबंध कट जाता है, बिल्कुल इसका पूर्णतः त्याग हो जाता है, और इसका अर्थ निकलता है, लक्ष्यार्थ निकलता है कि जोर की भूख लगी है। इसके लक्ष्यार्थ के ग्रहण में मुख्यार्थ का यानी कि वाच्यार्थ का, अविधा शब्द शक्ति का पूर्णतः परित्याग हो जाता है। अन्य उदाहरण है जैसे कोकिल कंठी गा रही है। तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा और लक्षणा के पूर्णतः विराम ले लेने पर जो एक विशेष अर्थ ध्वनित होता है, यानी कि एक विशेष अर्थ लिया जाता है, उसे कहते हैं व्यंग्यार्थ, और व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा और लक्षणा, जहाँ पे दोनों शब्द शक्तियों में से कोई भी शब्द शक्ति नहीं होती और कोई अन्य विशेष अर्थ लिया जाता है, तो वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे उसका घर गंगा में है, यहाँ पर घर गंगा में नहीं हो सकता। अर्थ ग्रहण किया गया है कि घर गंगा के निकट है या उसके किनारे के आसपास है। इससे यह अर्थ भी लिया जा सकता है कि घर में गंगा जैसी पवित्रता, निर्मलता या शुद्धता है। व्यंजना में प्रसंग अनुसार अनेक अर्थ निकलते हैं। लक्षणा और व्यंजना में ये अंतर है कि लक्षणा में एक लक्ष्यार्थ लिया जाता है, लेकिन व्यंजना में
प्रसंग के अनुसार अनेक अर्थ शब्द के निकलते हैं। जैसे संध्या हो गई है, किसी ने कहा कि शाम हो गई है या संध्या हो गई है। इसका प्रसंग के अनुसार अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ निकलेंगे। यदि संध्या हो गई है, यदि सास ने बहू से कहा कि संध्या हो गई है, इसकी बहू ने समझा कि अब उसे संध्या का खाना बनाना होगा। अगर विद्यार्थी को कहा गया है कि संध्या हो गई है, यानी वह अर्थ लेगा कि उसके पढ़ने का समय हो गया है। एक किसान यहाँ पे अर्थ लेगा कि संध्या हो गई है, अब उसको हल चलाना बंद कर देना चाहिए। एक पशुओं को, भेड़ बकरियों को चराने वाला यहाँ पर उसका अर्थ लेगा कि संध्या हो गई है, अब उसे अपने पशुओं को घर ले जाना चाहिए। पुजारी के लिए संध्या का अर्थ होगा कि अब संध्या हो गई है, अब उसे शाम की पूजा का प्रबंध करना चाहिए। इसी तरह से अगर कोई राही है, रास्ते में चल रहा है, तो उसके लिए संध्या का अर्थ होगा कि रात के ठहराव का, पड़ाव का प्रबंध करना चाहिए। तो इसके विभिन्न प्रसंगों में अनेक अर्थ लिए जा सकते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के भेद। व्यंजना शब्द शक्ति के मुख्य रूप से दो भेद हैं। नंबर 1 पे है शाब्दिक व्यंजना, जहाँ शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता हो, व्यंग्य के अर्थ का बोध, ज्ञान होता हो, वहाँ वह शब्द यदि हटा दिया जाए तो व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है, तो वहाँ पर शाब्दिक व्यंजना होती है, यानी कि जो शब्दों पर आधारित होती है, और यदि उस शब्द को हटा दिया जाए तो वहाँ पे व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है, तो वहाँ पे शाब्दिक व्यंजना होती है। जैसे उदाहरण है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। कि ये जोड़ी क्यों ना बनी रहे और क्यों ना इनके अंदर गंभीर स्नेह हो। राधा और कृष्ण के बारे में कहा गया है, को घटी ए वृष भानुजा, यहाँ पे वृष भानुजा और हलधर के वीर, इनके दो दो अर्थ लिए जा सकते हैं। वृष भानु से उत्पन्न हुई राधा और वृष भानु गाय, दो अर्थ लिए जा सकते हैं। हलधर के वीर, हल को धारण करने वाले, यानी कि बलराम के वीर श्री कृष्ण, और हल को धारण करने वाले बैल, तो यहाँ पे एक अर्थ बैल होगा और एक अर्थ कृष्ण होगा। इसी तरह इस वृष भानुजा का एक अर्थ गाय होगा और एक अर्थ राधा होगा। इन्हीं शब्दों के कारण यहाँ पे व्यंग्यार्थ सौंदर्य है। इनके दो दो अर्थ हैं, राधा, गाय और कृष्ण और बैल। यदि वृष भानुजा, हलधर के वीर शब्द हटा दिए जाएं तो यहाँ पे व्यंजना समाप्त हो जाएगी। नंबर 2 पे है आर्थी व्यंजना। जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर आधारित ना होकर अर्थ पर आधारित होती है तो वहाँ पर आर्थी व्यंजना मानी जाती है। जैसे अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यहाँ नारी के दो भाव बताए गए हैं, एक उसका ममता का भाव और दूसरा उसका कष्ट या दर्द को सहने की क्षमता। यहाँ पर व्यंग्यार्थ किसी शब्द के कारण ना होकर बल्कि उसके अर्थों के कारण यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। तो साथियों, हमारा विषय पूरा हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।